आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं आपका मेजबान गौहर कुछ है। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। पहले मरहले में 40,78,681 वोटर डाल रहे हैं अपना वोट। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 5,304 पोलिंग स्टेशन कायम। आजादी के बाद कांग्रेस ने मुल्क की आवाम को दिया धोखा। महादेव के नाम पर हुआ एक और घोटाला। महादेव सट्टेबाजी घोटाला का आज मुल्क और बैरून मुल्क में है चर्चा। पीएम मोदी का बयान। इजराइल हमास जंग का आज 31वां दिन। इजराइल बमबारी से जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के पार। और इजरायली वजीर आजम का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं। और अब पेश खबरों की तफसील। छत्तीसगढ़ और मिजोरम असेंबली इंतखाबात की जंग शुरू हो गई है। पहले मरहले में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इंतखाबात के पहले मरहले में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 5,304 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस मरहले में 40,78,681 वोटर अपना वोट डालेंगे, जिनमें 19,93,937 मर्द और 20,84,675 खवातीन शामिल है। इस इलेक्शन में 69 ख्वाजा शराबी है अब जो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मरहले में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें 10 स्टे नक्सल मुतासरा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और दोपहर 3 बजे खत्म हुई, जबकि बाकी 10 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20 निशस्तों के लिए 25,249 पोलिंग एहलकार ड्यूटी पर मामूल हैं। 156 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सिक्किमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कनिकरा और नारायणपुर के दूर दराज इलाकों में भेजा गया, जहां 2,431 बूथ्स पर वोटिंग की वेबकास्टिंग की जा रही है। इधर 40 रुकनी मिजोरम असेंबली के सिंगल फेज इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और यह शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। शुमाल मशरिकी रियासत में वोटरों ने पोलिंग बूथों पर सुबह से ही पोलिंग बूथों पर आना शुरू किया था। इसमें 8.57 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 4.39 लाख खवातीन भी शामिल है। 174 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है। हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुक्मरान मिजो नेशनल फ्रंट, मरकजी अपोजिशन जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी 23 हलकों में इंतखाब लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 असेंबली हलकों में उम्मीदवारों को नामजद किया है। इसके अलावा 27 आजाद उम्मीदवार हैं। मिजोरम के 1,276 पोलिंग स्टेशनों में से 1,049 दूर दराज के वोटिंग मराकिज हैं और बैन रियासती और बैनुल अक़वामी सरहदों के साथ 30 को खसास और गैर महफूज करार दिया गया है। ओहदेदारों का कहना है कि आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 7,200 एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसके साथ सिक्योरिटी के वसी इंतजाम भी किए गए हैं। एक इंतखाबी रैली के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने सबको धोखा देने के सिवा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने महादेव के नाम पर एक और घोटाला भी किया है। महादेव सट्टेबाजी घोटाला का आज मुल्क और बैरून मुल्क में चर्चा है। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको साफ करना पड़ेगा भाई, और साफ करना पड़ेगा। करोगे?
हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में दो चार आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास में भरोसा है, आपको भरोसा है, आपको मैं गारंटी देता हूं महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंतखाबी रैली के दौरान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि राजस्थान हुकूमत ने पेपर लीक होने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में पीएससी का हर पर्चा लीक हुआ है। यहां हर साल 3 पेपर लीक होते थे। गहलोत हुकूमत ने लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है। कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए। आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर। इधर कांग्रेस के लिए सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी को मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर नरेंद्र सिंह तोमर से मुतल्लिक संगीन इल्जामात पर वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई लीडर बदनुमानी के इल्जामात के साथ बीजेपी के साथ है तो ये साफ है पीएम मोदी को अपनी मुहिम से पहले इन बातों का जवाब देना होगा। पर ये बौखलाहट इसलिए है कि उनको मालूम है कि इस बार चुनाव हार गए, इसीलिए 3-3 मंत्री भी भेज दिए केंद्र से। अगर वो तीनों हार गए तब बेहतर होगा माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ बातों का स्पष्टीकरण देके जाएं। उनकी चुप्पी का क्या अर्थ होगा, या आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता मतदाताओं तक हम कहना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री गंभीर आरोपों पर चुप रहे, अगर अपने मंत्री परिषद के जो सदस्य के बारे में तोमर जी के तथ्य क्या हैं, पर प्रधानमंत्री चुप नहीं रह सकते। संवैधानिक पद पर आसीन, चाहे उनके केंद्र के मंत्री हैं
या उनके मुख्यमंत्री अगर बातें जनता के समक्ष आई हैं, आरोप लगे हैं, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं मध्य प्रदेश पर आऊं, प्रधानमंत्री जी की निगरानी के अंदर देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था थी उस पर निरंतर चोट हो रही है। कोई संस्था बची नहीं और कोई संस्था है नहीं जिनको कानून ने कोई अधिकार दिए हैं जिनका भरपूर दुरुपयोग विरोधियों पर निशाना बनाने के लिए है। चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एसएफआईओ है। सुना आपके यहां आज भी छापे पड़े हैं। कभी एक पत्रकार ने यही बताया जैसे मैं पहुंचा। पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। और वही लोग अगर जिनके यहां छापे पड़ते हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा नजराना दे दें तो छापे बंद हो जाते हैं। जिन पर आरोप लगे देश के अंदर सूची निकालें आप। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जी, नामजद करके जिनको, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों के अंदर हो, जिनको स्वयं उन्होंने नामजद किया, जिन पर आरोप लगाए। इधर राजस्थान के वजीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल में काम किया है, कोई हुकूमत मुखालिफ लहर नहीं है। हुकूमत ने शहरियों को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया है, कोई दूसरी रियासत नहीं दे रही है। ये मंशूर जल्द ही जारी किया जाएगा और 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। इस बजट एक्ट उन्होंने बनाया, दुनिया भर के अंदर राजस्थान नाम हो गया। शायद दुनिया के 1-2 आगे हुए बड़े एक्सप्रेस के अंदर तो ये कहा कि राजस्थान ने एक्ट बनाया है, वो एक्ट राज्य और देश की दुनिया के मुल्कों बनना चाहिए। राजस्थान ने एक्ट कोई आर्टिकल लिखे मैच्योर करके इसलिए हमारे सौभाग्य की बात है। तो मैं समझता हूँ हमने कानून बनाए हैं, इसमें दी है, फैसले किए हैं, किसानों का अलग बजट पेश किया है, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, विधवाओं को, विसर्जनों को, बुजुर्गों को, उसका असर है और यात्रा लोग 7,000 के हो जाएंगे। सर, आज अमित शाह जी भी साबित होगा आपकी गारंटी, तभी क्या साबित होगा वक्त बताएगा। इधर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी का कहना है कि वो खुद ओबीसी हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस जात पात की मर्दमशुमारी की बात करती है तो वो उस मामले पर नाराज हो जाते हैं। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं। आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि, वही दिखे। लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत कहा था, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी सियासी जंग नहीं बन सकती। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा है कि हवा का मयार खराब हो जाना लोगों की सेहत के कत्ल के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कहा है कि पड़ोसी रियासतों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फसलों की बकायादात यानी पराली को जलाना हर मौसमी सरमा में दिल्ली की
फिजाई आलूदगी में बड़े पैमाने पर इजाफे के पीछे एक अहम अंसर है। कोर्ट ने रियासती हुकूमतों से कहा है कि वो पराली जलाने को रोकने के लिए इकदाम करें। अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसे रोका जाए। हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करते हैं, ये आपका काम है, लेकिन इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को भी नहीं बख्शा और कहा कि दिल्ली हुकूमत को भी जिम्मेदार होना चाहिए। वहां बहुत सी बसें चल रही है जो आलूदगी फैलाती है, इसलिए आपको इस मसले पर तवज्जो देना होगी। दिल्ली की आलूदगी पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने के वाकयात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 700% इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल दूसरी रियासतों में इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे हैं। अगर उनसे कुछ नहीं होता है, दिल्ली के ये हालात नहीं होते, ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि वो सियासत छोड़कर दिल्ली पर तवज्जो दे, जबकि हरियाणा में पराली जलाने के वाकयात में कमी आई है। हमने कल देखा कि पंजाब में 3200 नए केसेस आए और आज की डेट में पिछले साल की अगर हम अपना कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो 700% वहां पे पराली के केसेस पंजाब में बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को अपना मरने के लिए छोड़ दिया है, वो जा रहे हैं दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए। दिल्ली में मैं यहाँ पे अस्पतालों में बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, तो हमें पता लग रहा है कि जिन लोगों को लंग्स की परेशानी है और तो उनके डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, वो सारे हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, आंख में आंसू आ रहे हैं, मगर केजरीवाल को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर केजरीवाल जी ने कुछ भी काम किया होता दिल्ली के लिए तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। आज जहां पर हरियाणा में केसेस पराली के जलने के कम हो रहे हैं, वहीं पे पंजाब में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं वो रिपोर्ट के आधार पे सारी बात कह रहा हूं। तो केजरीवाल जी को मेरा एक अपना सुझाव है कि वो सारा अपना पॉलिटिकल टूरिज्म को छोड़कर दिल्ली के ऊपर में ध्यान दें, वो कोई बैठक करें। ये जो समस्या है ये तो अगले साल भी आएगी, तब भी आप केवल ये बोलकर बच जाएंगे कि भारत सरकार, और फिर आप अपना मोदी जी का नाम लेंगे, इससे बात नहीं बनती है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये सारे घोटालों भ्रष्टाचारों से ध्यान देंगे। अब जरा बात फलस्तीन और इजरायल की भी करते हैं। गजा में 31 रोज से जारी इजरायल की कार्रवाइयों के दौरान जान बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायल जारियत से मजीद 252 फलस्तीनी जान बहक हुए हैं, जिसके बाद ही 7 अक्टूबर से अब तक जान बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,022 हो गई है। बयान में बताया गया है कि जान बहक अफराद में 4,104 बच्चे और 2,641 खवातीन भी शामिल है। इस अरसे में इजरायली जारियत के नतीजे में 25,408 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। ख्याल रहे कि 31 रोज से जारी इस जंग के बायस गजा के 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर भी हो चुके हैं। इसी तरह मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 140 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। वजारती सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी में 192 तिबी वर्कर्स जान भी हो चुके हैं, जबकि 32 एम्बुलेंस से तबाह हो चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक इजरायली बमबारी के बाद गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि बेकरियों को निशाना बनाए जाने से खुराक का बहरान बढ़ गया है। वाज़ेह रहे कि इजरायल हमलों के बायस गुज़श्ता रोज भी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की 18 आलमी तंजीमों के सरबराहान ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें इंसानी बुनियादों पर फलस्तीन और इजरायल के दरमियान फौरी सीज फायर का मुतालबा भी किया गया है। जारी मुश्तरका एलामिया में पर 18 तंजीमों के सरबराहान ने दस्तखत भी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि बहुत हो गया है, अब इस जंग को हर सूरत में रोकना चाहिए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि गजा में इजरायल की जानिब से आम शहरियों का कत्ल सफाकियत है। इजरायली हमले के नतीजे में 2.2 मिलियन फलस्तीनी मासूर है, जहां गजा पानी, अद्वियात, बिजली और ईंधन तक मैसर नहीं, जबकि घरों, पनागाहों, इबादत गाहों और अस्पतालों पर बमबारी की जारी है, जो नाकाबिले कबूल है। इधर इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा की पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर करते हुए यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा
कि हमास के साथ जंग के बाद इजरायली गजा पची की गैर मुआयना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। उस वक्त हमास की वजह से इजरायल के पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में इस वक्त तक जंग बंदी नहीं होगी जब तक हमास के हाथों यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इजरायली फौज के मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया है। First of all, let me say that I deeply appreciate, as do the entire people of Israel, President Biden's and the American government and the American people's support for Israel with great moral clarity. I think there's the question of a ceasefire. The president himself has said that a ceasefire would be a surrender to Hamas. It would be a victory for Hamas, and you would no more have it than you would have a ceasefire after the Al-Qaeda bombings of the World Trade Center. There will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. That into consideration, believe me. There's no one who wants to get our hostages back more than us. I think that it's important to understand that there is no way to defeat terrorists embedded in a civilian population without going as targeted a way as you can against the terrorists. But there will be, unfortunately, these civilian casualties. We'll do, again and again, I say it, we'll do everything in our power to reduce that. Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not, I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it, when we don't have that security. इधर जनूबी अफ्रीकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गजा की सूरत हाल के बायस वो अपने तमाम सफारतकारों को इजराइल से वापस बुला रही है। सदारती दफ्तर के लिए हुकूमती वजीर ने कहा है कि इजराइल में मौजूद तमाम सफारती अमले को मशावरात के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीकी वजीर खारजा ने कहा है कि उन्हें गजा में मासूम बच्चों और शहरियों के हलाक होने पर बहुत ज्यादा तशवीश है और उनका मानना है कि इजरायली वो रवैया इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले पर जनूबी अफ्रीका की तशवीश को जाहिर करना जरूरी है। जनूबी अफ्रीकी वजीर खारजा ने गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया है। इससे कबल चाड, उर्दन, बहरीन, तुर्किया, हिंडरूस, चिली और कोलंबिया भी इजराइल से अपने सफीरों को वापस बुला चुके हैं, जबकि बुवालिया इजराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुका है। ख्याल रहे कि इजरायली फोर्सेज ने गजा में शहरी आबादी के साथ साथ अस्पतालों, स्कूलों और महाजरीन कैंपों समेत कब्रिस्तानों पर भी बमबारी की है। The airstrikes in Gaza and the West Bank continue to attack schools, hospitals, ambulances, and civilians. As previously indicated, a genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another Holocaust in the history of humankind is not acceptable. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. नाज़रीन, इसी के साथ ही बड़ी खबरों का शुमार इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अब देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।